तो आप इसे लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये डी डी एक्स ऑपरेटर है, इसे डी ओवर डी एक्स भी कहते हैं, डी बटा डी एक्स नहीं कहते। ये डी डी एक्स अपने आप में एक ऑपरेटर है जो किस बात को प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है, इसको लिखने का एक तरीका ये भी होता है एफ डैश एक्स, और इसका अर्थ है फलन एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन। ये तो भली बात जाती है। अब इसकी गहराई में घुसते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हम ये कहें डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स आपको ज्ञात करना है, तो ये होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होती है। यानी अगर शुरुआत करें बिल्कुल जड़ से हम शुरुआत कर रहे हैं कि भाई किसी फलन का अपकलन होता क्या, तो किसी फलन का अपकलन होगा h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स से एच। इसको आप ज्योमेट्रिकली समझिए, इसकी ज्यामिति में पहुंचा है। ज्यामिति क्या कहती है? अगर कोई बिंदु है x, y, तो आप जानते हैं कि y बराबर ही एफ एक्स होता है ना। x का मान होता है, x का मान यहाँ लगाते हैं तो कोई मान जो निकल जाता है वो y का मान होता है। यानी कोई भी बिंदु अगर कहीं पर है वो x, एफ एक्स होता है। समझा रही है? अब अगर मैं एक बिंदु और लेता हूं, ये तो x है, x से आगे कुछ दूरी पर यानी h दूरी पर ये बिंदु है x प्लस h। क्या किया मैंने? x में ये यहां से यहां तक x था और यहां से यहां तक है ये x प्लस h। यानी ये दूरी कितनी है? h। यानी x में कितनी वृद्धि की आपने? h। तो ये बिंदु का ये निर्देशांक कैसे आएगा? f x प्लस h। ये बात समझ आ गई? यानी ये दूरी अगर x है तो ये वाली जो दूरी है ये कितनी होगी? ये होता है x, y। अगर ये x प्लस h है तो ये कितनी होगी? कोई दिक्कत? बिंदु का निर्देशांक निकल गया। अब अगर इन दोनों बिंदुओं को मैं जोड़ूं और इन बिंदुओं को जोड़ने के बाद इसकी ढाल निकालूं, ढाल याद है? प्रवणता क्या थी? प्रवणता y निर्देशांकों का अंतर बटे x निर्देशांक। यानी अगर मैं p q की प्रवणता निकालता हूं तो कितनी आएगी? y निर्देशांकों का अंतर यानी f x प्लस h माइनस f x बटे x निर्देशांकों का अंतर माइनस x। क्यों? x प्लस h माइनस x। ये क्या निकल आया भाई? ये है पी क्यू की। यहां तक बताओ, कोई दिक्कत किसी को? ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज है। अगर यानी मैंने किया क्या यहाँ पर? मैंने x के मान में कुछ वृद्धि की, एक y था जो फंक्शन एफ एक्स, जैसे जैसे x के मान में परिवर्तन होता है वैसे वैसे y के मान में भी परिवर्तन होता है। अब मैंने x के मान को बढ़ा दिया तो y का मान भी कुछ ना कुछ आया। h कितना था ये आपने सोचा? h कितना था? तो अभी नहीं सोचा। h 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, ये तो वेरिएबल है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि h बहुत ही छोटा है, h इतना छोटा है जितना 0 है। अगर मैं ये कहूं एक तरह से कि h जो है वो बहुत छोटा है, 0 के बराबर है, 0 के आसपास है, ठीक है। तो ये x प्लस h ये अंतर y निर्देशांकों का है और ये अंतर नीचे किसका है? x निर्देशांकों का। तो एक तरह से आपने y के अंतर को भाग करा है किससे? x के अंतर से। एक तरह से आपने y में जो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन ही तो हो रहा है। आप यहाँ देखो, अगर यहाँ लंब डालोगे
डेल्टा को अगर मैं परिवर्तन से लिखूं तो y के मान में परिवर्तन बटे x के मान में परिवर्तन, जबकि x के मान में परिवर्तन बहुत ही कम है, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। यानी मैं ये पता करना चाह रहा हूं कि कोई फलन है, वो वर्क कर रहा है, काम कर रहा है अपना, चाहे वो आपका त्वरण का फलन है, चाहे वो बल का फलन है, किसी का भी फलन है, उस फलन में x डाल रहे हैं, y निकल के आ रहा है, तो y के मान में परिवर्तन करने से x के मान में कितना परिवर्तन हो रहा है, या x के मान में परिवर्तन करने से y के मान में कितना परिवर्तन हो रहा है, जबकि x के मान में परिवर्तन बहुत ही कम। इसी को कहते हैं अवकलन। y के मान में परिवर्तन का अध्ययन करना, जबकि x के मान में परिवर्तन बहुत ही कम। यानी वो स्थिति गणित में, जिस स्थिति में हम y के मान के परिवर्तन का अध्ययन करते हैं x के मान के परिवर्तन के सापेक्ष, कि x में परिवर्तन करें तो y में कितना होगा, जबकि x बहुत छोटा है। इसी को कहते हैं हम y का x के सापेक्ष अवकलन। ये जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं y का x के सापेक्ष dy/dx हम रोज बोलते हैं, इसका मतलब होता है dy/dx का कि x के मान में परिवर्तन के सापेक्ष y के मान में परिवर्तन का अध्ययन। तो dy/dx का अगर मान ज्यादा आ रहा है, इसका अर्थ क्या है कि x के मान में परिवर्तन करने से y के मान में बहुत बड़ा परिवर्तन, और dy/dx कम आ रहा है, इसका मतलब x के मान का परिवर्तन करने से y के मान में परिवर्तन कम हो रहा है। dy/dx 1 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब अगर x के मान में परिवर्तन कर रहे हैं तो y के मान में परिवर्तन बहुत ही ज्यादा कम है। x 1 बड़ा, y 1 बड़ा, x 1 बड़ा, y 4 बड़ा, अंतर हो गया दोनों मत में। तो इसी को हम कहते हैं अवकलन x के साथ। गणित की भाषा में ये ऑपरेटर ddx कहलाता है। क्या कहलाता है? ddx। अवकलज कहलाता है। तो dy/dx आप इसे ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, dy/dx लिख लो। दोनों ही तरीकों को हम कहेंगे x के सापेक्ष y का या डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, या दूसरे वर्ड में हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। इस प्रक्रिया को कहते हैं डिफरेंशिएशन। और शॉर्ट में हम इसे कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे DI डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू। अब ये जो हमने सब समझाया है इतना सारा आपको, अब हमने इस छोटे से इस स्टेटमेंट के अंदर इसको डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ये तो हुआ इसका अंदर का पूरा खोल के आपको व्यवस्था बता दी गई। और एक तरह से हम देखें, इस रेखा को अगर मैं पीछे लेके जाऊंगा तो x अक्ष से ये कितना कोण बना रही है? तो ये कोण भी थीटा होगा, और tan थीटा कितना होता है? लंब बटे आयता। लंब कितना है इसका? fx प्लस h माइनस fx है या नहीं? और ये fx है तो ये भी fx होगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना fx प्लस h। ये छोटी सी दूरी कितनी बची? इसमें से ये घटा दो, fx प्लस h माइनस fx। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। आधार कितना है? ये x प्लस h है, ये x है, तो ये दूरी कितनी होगी? h। ठीक है। और अगर इसी को मैं h को बहुत छोटा कर दूं, h को बड़ा भी हो सकता है, छोटा हो सकता है, एक विशेष व्यवस्था बना दी कि h की लिमिट 0 तक है, तो ये क्या बन जाएगा? डेरिवेटिव बन जाएगा। इसका मतलब जो प्रवणता है m वो tan थीटा होती है, और ये ही डेरिवेटिव होता है। इस पर हम बात करते हैं। तो यानी जो हमने 11वीं कक्षा में सारे सवाल पढ़े थे, वो सब जो प्रवणताएं निकाली थी, वो प्रवणताएं नहीं निकाली थी, वो क्या निकाला था? डेरिवेटिव, अवकलन निकाला। अब यहाँ पर हम अवकलन के बेसिक से नई नई चीजें देखनी शुरू करेंगे। यानी अगर हम साइन के परिवर्तन देखें, जैसे ये तो सब आप इंटरनेट से उसको देख ही लोगे, वीडियो से। ये मैं YouTube पे डाल दूंगा आज, आप यहाँ से नोट
स्टार्ट कर रहे हैं साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष प्रथम सिद्धांत से अवकलज करें। देखिए अवकलज शब्द और अवकलन शब्द, अवकलन एक प्रक्रिया है किसी फलन का अवकलन ज्ञात करना। समझा नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले मान लेंगे माना y बराबर, और आप जानते हो y को हम क्या कहते हैं हमेशा fx, क्योंकि y बराबर होता है fx, हमेशा होता है। तो हमने इस फलन को fx मान लिया। अब अगर मैं परिभाषा का प्रयोग करूं तो d dx ऑफ fx की क्या परिभाषा बताइए? लिमिट h टेंड्स टू 0 f h प्लस h माइनस fx बटे या तो साइन भाई अब आप बताओ f x प्लस h कितना आ जाएगा? साइन x प्लस आ जाएगा कितना हो गया? साइन x प्लस h माइनस साइन x बटे साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला आपने पढ़ा क्या होता है? 2 sin c प्लस ना पहले cos आया था, 2 cos c प्लस फॉर्मूला था 2 cos c प्लस d बटा 2 sin साइन c माइनस d। कोई दिक्कत है तक? अरे कोई दिक्कत है तक? ये आ गया आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 2 cos 2x प्लस h साइन h बटा 2 बटे ठीक है। अब ये लिमिट दोनों में बांट लो, लिमिट तो बढ़ जाती है, बांट लेते हैं। अगर बांटोगे तो आपके पास आएगा d dx ऑफ fx बराबर तो cos 2x प्लस h बटा 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटा 2 h क्योंकि गुणा में है तो एक के साथ में जाएगा दोनों में, तो वो हमने साइन के साथ में। अब एक सूत्र आपने पढ़ा होगा याद है? ऐसे याद नहीं आता अब याद आ गया? सैंडविच थ्योरम से पिछले साल हमने कराया था कि साइन थीटा बटे सेक थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पर 1 होता है। शर्त क्या है? साइन के आगे जो कोण लिखा है वो ही नीचे होना चाहिए और लिमिट लगाने के बाद 0 बटे 0 बनना चाहिए। दो शर्तें हैं, साइन के आगे जो कोण लिखा है वो नीचे भी होना चाहिए, साइन थीटा है तो नीचे थीटा है, और लिमिट लगाने के बाद साइन 0 0 0 बटे 0 बनना चाहिए, तो इसका मान 1 हो जाता है। यहाँ अगर हम लिमिट लगा रहे हैं तो 0 बटे 0 तो बन रहा है, लेकिन साइन के आगे जो कोण लिखा है वो यहाँ नहीं लिखा। क्या करें? यहाँ ऐसा करते हैं 2 से गुणा और 2 से भाग कर लेते हैं। अब तो जो कोण साइन के आगे लिखा है वो नीचे आ गया और लिमिट लगाओगे तो साइन 0 बटे 0 0 बटे 0 बन रहा है। इसका मतलब इसका मान कितना बन जाएगा? 1, और ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा और यहाँ पर लिमिट लगाओगे तो ये आ जाएगा cos 2x प्लस 0 बटे 2 और ये आ जाएगा 1, क्योंकि लिमिट लगा के 0 बटे 0 बन रहा है और साइन के आगे जो कोण लिखा है वही कोण नीचे। अब ये बात जितनी जल्दी याद कर लो उतना अच्छा है, अगर आपको नहीं आता तो। अब अगर यहाँ 2 से 2 को काटोगे कितना आ जाएगा? ये cos x, यानी डेरिवेटिव ऑफ fx का मान कितना था? sin x, यानी sin x का अवकलन। पहला सूत्र आपके पास आता है cos x, ठीक है। इसी प्रकार cos x का निकल आएगा
तो यहाँ cos c माइनस cos d का सूत्र लगा लो। तो 2 sin c प्लस d बटे 2 इंटू साइन d माइनस c बटे 2। ठीक है, ये इंटीग्रल चलाओगे तो इसका आंसर माइनस का साइन एक्स है। ठीक है, इसी प्रकार कर लोगे cos x का करके दिखाऊं। कर लेंगे आप। तो इसी प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं d dx ऑफ cos x, ये आता है माइनस साइन x, ये आपका दूसरा सूत्र आ जाएगा। इसी प्रकार d dx ऑफ tan x अगर निकालोगे तो sec स्क्वायर x आ जाएगा। हवा में कुछ नहीं आता है, ये इस विधि से निकलता है पूरा। आप सबका इनका डेरिवेटिव घर से निकाल के लाएंगे, जिसका नहीं निकलेगा वो मुझे बताएंगे कि ये हमसे नहीं होगा। ठीक है, जिसका नहीं होगा वो मैं बताऊंगा। ऐसे ही d dx ऑफ sec x निकालेंगे तो वो आएगा sec x tan x, और d dx ऑफ cot x निकालेंगे आप तो निकल आएगा माइनस cosec स्क्वायर x, और d dx ऑफ cosec x निकालेंगे तो वो निकल आएगा माइनस cosec x। ये आपके पास सबसे पहले सूत्र होंगे जो आप अब करेंगे। कितने सूत्र हो गए? 5 हो गए, 6 सूत्र। ये याद कर लोगे सारे। ठीक है, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अब मान लो हम आपसे कहें कि भाई d dx ऑफ e की घात x निकालो। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम सूत्र लगाएं तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e की घात x प्लस h माइनस e की घात x बटे h। कोई दिक्कत? अरे भाई राइट करेंगे, इसको हमने fx मान लिया तो fx प्लस h माइनस fx बटे h आता ना, अगर डेरिवेटिव लगा लेते हैं तो ये देखिए, तो x की जगह x प्लस h dx माइनस, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ऐसा करो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको e की घात x इनटू e की पावर h लिख सकते हैं, क्योंकि घातें जुड़ रही है वो तभी जुड़ी होंगी जब समान आधार पे दो घातों की गुणा हो रही होगी, दोनों को अलग अलग करके। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h माइनस 1 बटे h, और कॉमन निकल गया। इसका मान ये होता है, क्यों होता है? क्योंकि e की पावर h का जो एक्सपेंशन है वो होता है 1 प्लस e प्लस e स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस e क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस अनंत, ये नहीं h। अब अगर मैं 1 को इधर ले जाऊं और h यहां से कॉमन ले लूं, 1 इधर ले h कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस h बटे फैक्टोरियल 2 प्लस h स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 3, कहाँ तक h को इसके बटे में लिया, कितना होगा ये e की पावर h माइनस 1 बटे h बराबर कितना बच रहा है 1 प्लस h बटे फैक्टोरियल 2 प्लस h स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 3 अनंत। और अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 ले लूं तो 0 रखेंगे, 0 0 0 तो कितना बचा है? ये वैसे पिछले साल करवाया है, ये मैंने फिर से प्रूव करके दिखा दिया। e की घात h माइनस 1 बटे h लिमिट h टेंड्स टू 0 पर कितना होता है 1, और आपके पास जो d ओवर dx निकल के आ रहा है e की घात h का, वो ये निकल के आ रहा है समीकरण से। इसका मान कितना निकलवा दिया आपने 1, तो डेरिवेटिव e की घात x का कितना होगा 1 गुणा e की घात x। ठीक है, तो आपके पास डेरिवेटिव ऑफ e की घात x जो आएगा वो आ जाएगा 1 गुणा e की घात x, यानी डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा, यानी एक नया सूत्र आपके पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ e की घात x इक्वल टू। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब निकालते हैं डेरिवेटिव ऑफ x की घात है। बता दो इसे, नोट कर लो कैसे? तो चलाते हो इंटरनेट? कोई है जो नहीं चलाता? आप नहीं चलाते? नोट कर लो, कर लोगे? यह तुम लोगों का समय बच जाएगा।
इंडेक्स ऑफ x की घात n, यानी x की घात n का x के सापेक्ष कम। कैसे निकलेगा भाई? मान लेंगे हम इसे fx बराबर x की घात n, तो fx प्लस h कितना आ जाएगा? x प्लस h की घात n। कोई दिक्कत तो फिर वही आपका सूत्र तो यही था। कोई दिक्कत भाई? ये तो परिभाषा थी, इसमें तो मैं कुछ चेंज कर नहीं सकता, तो भी ऐसे याद कर लेनी है। और समझा भी दी मैंने, इससे ज़्यादा समझा भी नहीं जा सकती है। अब इसमें fx प्लस h का मान ये आ रहा है और fx का मान, क्योंकि अवकलन इसका निकालना था इसलिए मैंने इसको fx मान लिया। अब बायनोमियल थ्योरम द्विपद में याद है किसी को? x प्लस a का हाँ, x प्लस a की घात n का सूत्र था nc0 x की घात n माइनस 0 a की घात 0, nc1 x की घात n माइनस 1 a की घात 1, nc2 x की घात n माइनस 2 a की घात। और ऐसे ही इसके पद आगे तक आते जाएंगे। ठीक है, इसी को आधार मानते हुए मैं इसका यहाँ से बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करूँगा। क्या आएगा फिर? लिमिट x टू 0 nc0 x की घात n माइनस 0 h की घात 0। ये होता है एक्चुअली सिग्मा NCR x की घात n माइनस r a की घात r, जहाँ r का मान 0 से n तक जाएगा। अब इस पर लगाते जाओ r का मान, पहले 0 लगाओ, फिर 1 लगाओ, फिर 2 लगाओ, ऐसे करके n प्लस 1 पद आएंगे आपके पास। ये द्विपद में है। तो देखो पिछले साल का अगर भूलोगे तो इस साल दिक्कत आएगी। इसलिए 11वीं कक्षा के जितने भी चैप्टर हैं वो सब पढ़ लीजिए, उनमें से किसी न किसी का प्रयोग यहाँ पे होता रहेगा। प्लस nc1 x की घात n माइनस 1 h की घात 1, nc2 x की घात n माइनस 2 h की घात 2, और ऐसे ही पद आते चले जाएंगे। और कितने पद आएंगे? n पद। आखिरी वाला जो पद होगा वो h की घात n होगा। जैसे पहला पद यहाँ x की घात n आ रहा है, h की घात 0 तो 1 हो गया, nc0 भी 1 होता है। पहला पद x की घात है, जिसका आखिरी पद h की घात। कौन है यहाँ पर? माइनस x की घात n यहाँ पे चल रहा है लगातार आपके पास, और बटे में कौन आएगा? तो आप देखो ये x की घात n h की घात 0 1 nc0 1, तो ये x की घात n x की घात n से कट जाएगा, कट जाएगा। तो ये वाला पद, अब आपके पास क्या बचा? आपके पास ये बचा nc1 x की घात n माइनस 1, इसमें से भी h कॉमन ले लो। अरे समझ में आ रहा है? ये वाला पद इससे कट गया, इनमें से ले लिया, बाकी बच्चों को में से मैंने h कॉमन ले लिया, तो एक तो ये वाला पद बचा, और प्लस nc2 x की घात n माइनस 2 इंटू h, घात दो में से लो। और ऐसे ही बीच में बहुत सारे पद होंगे, लास्ट में h की घात n है तो h की घात n माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि एक कॉमन बटे में क्या चल रहा है? s से h। अब जब लिमिट लगाओगे तो इन सब में h आ रहा है, ये सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएगा। जैसे लिमिट लगाओगे ये हटा दो, लिमिट लग जाएगी nc1 x की घात n माइनस 1 प्लस 0 अंतर। तो आपके पास केवल ये बचा NCR, शायद आपको याद हो, फैक्टर n बटे r फैक्टर इंटू n माइनस r फैक्टर। और हमने पिछले साल कहा था कि याद कर लो कि nc0 1 होता है, nc1 n होता है, nc2 होता है n इंटू n माइनस 1 बटे फैक्टर 2, nc3 होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बटे फैक्टर 3। ऐसे ही आगे तक nc4 भी आएगा। पैटर्न दिमाग में सेट हो गया। अगर nc1 है तो ऊपर n, nc2 है तो n माइनस 1 दो पद आएंगे बटे फैक्टर, nc3 है तो n से शुरू करो, n माइनस 1 n माइनस 2 तीन पद हो गए बटे फैक्टर, nc4 है तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 बटे। बैठ गए दिमाग में बात?